हेलो गाइस, वेलकम टू एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस। मेरा नाम इज मोहित और इस वीडियो में हम अपर लिम्ब की रिवीजन करने वाले हैं। बेसिकली 3 वीडियोस में पूरा अपर लिम्ब रिवाइज कर देंगे हम। कौन कौन से कंटेंट्स होंगे उसके बाद अभी करते हैं। उससे पहले सबसे पहले तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड लेट स्टार्ट द अवर टॉपिक दैट इज द अपर लिम्ब रिवीजन। और क्या क्या मैं कवर करने वाला हूँ वो मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूँ। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे मसल्स, ब्रेस्ट, क्रायोबैक्टेरियल फेशिया, एक्जिला, एक्जिलरी आर्टरी एंड ब्रेकियल प्लेक्सस। इनकी सारी क्लिनिकल पॉइंट सब कुछ हम कवर कर देंगे। पूरा ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे डेल्टॉइड मसल और शोल्डर जॉइंट्स वगैरह ये सब चीज़ें। और थर्ड वीडियो में हम सारी की सारी नर्व्स को कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द मसल्स ऑफ द अपर लिम्ब। तो सारी मसल्स आपको याद होनी चाहिए। बेसिकली आर्म एंड फोर आर्म एंड इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड, वो सब तो आपको पक्का याद होनी चाहिए। तो कौन कौन सी मसल्स आती हैं इसमें, तो हमने अलग अलग रीजन में बांटा हुआ है। नंबर 1 पेक्टोरल रीजन में कौन कौन सी मसल आती है हम सबको पता है। पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, सब क्लेवियस एंड योर सेरेटस एंटीरियर। सेरेटस एंटीरियर को कभी कभी ले लेते हैं, कभी कभी पेक्टोरल रीजन वाली मसल्स में नहीं लेते हैं, तो हमने ले रखा है। मेन 3 मसल हैं। ये 3 मसल का रोल अभी आपको पता चलेगा जब आप ये लेफ्ट पेक्टोरल फेशिया पढ़ेंगे, तब भी आएगा और ब्रेस्ट में भी आने वाला है। मसल्स ऑफ द बैक, बैक की मसल्स क्या करती है, अपर लिम्ब को वर्टिब्रल कॉलम से जोड़ने का काम करती है। कौन कौन सी मसल्स आती है, तो यहाँ पे आता है ट्रेपीजियस, लेटिसिमस डोर्साई, लेवेटर स्कैपुली, रोम्बॉइड मेजर एंड रोम्बॉइड माइनर। ये 5 मसल आ गई। ये सब भी ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ेंगे, वहाँ पे आएगा। जब इनकी नर्व्स आएंगी ना, तो वहाँ पे आपको ये नाम पढ़ने को मिलेंगे, तो इसलिए याद कर लेना। नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास आ जाता है स्कैपुलर रीजन। जो स्कैपुला के आसपास जो मसल्स होते हैं कौन कौन सी होती है, तो उसमें हमें रोटेटर कफ जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे न्यूमोनिक सिट्स। तो वो सिट्स वाली मसल सब इसमें आती हैं। सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर एंड सबस्कैपुलरिस। उसके अलावा एक और मसल कौन सी आ जाती है, टेरिस मेजर। टेरिस मेजर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेरिस मेजर के लोअर बॉर्डर पर जाके ही हमारा जो एक्सिलरी आर्टरी है वो ब्रेकियल आर्टरी बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें मसल्स ऑफ द आर्म के बारे में। तो आर्म में हमारे पास टोटल 4 मसल होते हैं। 3 मसल आगे की तरफ, एक मसल पीछे की तरफ। पीछे की तरफ कौन सी होती है, ट्राइसेप्स ब्रेकाई। आगे की तरफ 3 मसल होते हैं। कौन कौन सी होती है, बाइसेप्स ब्रेकाई, ब्रेकियलिस एंड योर कोरेकोब्रेकियलिस। तो आगे की तरफ हमारे पास बीबीसी हो गया और पीछे की तरफ हमारे पास क्या हो गया, ट्राइसेप्स ब्रेकाई। तो ये हो गया हमारे पास आर्म की मसल्स। अब हम चलते हैं फोर आर्म पे। तो फोर आर्म वाली मसल्स जो है याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मसल्स है हमारे फोर आर्म में। तो हमने बांटा है फोर आर्म की मसल्स को आगे की तरफ फ्लेक्सर कंपार्टमेंट एंड पीछे की तरफ एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। फ्लेक्सर कंपार्टमेंट को हमने फर्दर बांट दिया है सुपरफिशियल मसल एंड डीप मसल में। इसी तरह एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को भी हमने बांटा है सुपरफिशियल मसल एंड डीप मसल में। इतना हमको पता है। सबसे पहले बात करते हैं फ्लेक्सर सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल्स की। फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में सुपरफिशियल मसल्स है उनकी। तो कौन कौन सी मसल्स आती है, सबसे पहले तो एक छोटा सा नाम आ जाता है, दैट इज योर प्रोनेटर टेरिस। प्रोनेटर टेरिस को अलग से याद कर लो। क्या होता है ना, सबका ओरिजिन यहां से होता है, एक पॉइंट से ओरिजिन होता है, यहां से ऐसे जा रही होती है ये मसल, यहां से ऐसे जा रही होती है। सबसे पहले प्रोनेटर टेरिस जाती है, देन एक मसल यहां हमारे रेडियस वाले साइड में चली जाती है, क्या बोलते हैं, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। फ्लेक्सर नाम क्यों आ रहा है पता है, और रेडियस साइड में जा रही है तो रेडियलिस। देन एक मसल होती है जो बीच में से जाके नीचे पाम में चली जाती है, लंबी मसल है, पाम में जा रही है, क्या नाम होगा, पाल्मेरिस लोंगस। ठीक है। उसके बाद चौथी मसल जो है वो यहाँ पे ही फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में है, सुपरफिशियल मसल है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। डिजिट्स में जाती है और सुपरफिशियली चलती है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। और लास्ट मसल होती है वो यहीं से सीधा अल्नर साइड में चलती है, दैट इज योर फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। तो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस भी है, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस भी है। जिस सीक्वेंस में याद कर रहा हूँ इसी सीक्वेंस में याद करना। नंबर 1 क्या बताया मैंने, प्रोनेटर टेरिस। नंबर 2 फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। नंबर 3 पाल्मेरिस लोंगस, पाम में जा रही है, लंबी मसल है। नंबर 4 फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। डिजिट्स से याद करो, डिजिटोरम डिजिट्स में जा रही है, सुपरफिशियली जा रही है, तो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। और लास्ट में हमारे पास आ गया फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। ये हमारे पास हो गए फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की सुपरफिशियल मसल्स। डीप मसल्स की बात करें तो यहाँ पे प्रोनेटर टेरिस था, तो डीप में हमारे पास आ जाता है प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ठीक है। डीप में प्रोनेटर क्वाड्रेटस आ गया। एक मसल है जो अंगूठे में जाती है, अंगूठे को क्या बोलते हैं, पोलिसिस, लंबी मसल है, फ्लेक्सर पोलिसिस लोंगस। एक मसल यहां पे पड़ी थी फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, यहां पे क्या पड़ा था, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। उसी तरह डीप मसल में आ जाता है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। प्रोफंडस मतलब डीप। ठीक है। तो कौन कौन सी मसल यहां पे हमारे पास होगी, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर पोलिसिस लोंगस एंड योर प्रोनेटर क्वाड्रेटस, डीप फ्लेक्सर मसल्स। नेक्स्ट चलते हैं एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल्स में। तो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल्स 7 मसल्स हमारे पास सुपरफिशियल में आ जाती हैं एंड 5 मसल हमारे पास डीप में आ जाते हैं। टोटल 12 हमारी होती हैं एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में। सुपरफिशियल की बात करें तो सुपरफिशियल को कैसे याद रखना है, 2 नाम अलग से याद रखो, ब्रेकियोरेडियलिस एंड एंकोनियस। 2 नाम अलग से याद रख लिए, ब्रेकियोरेडियलिस को हमने अलग कर दिया, एंकोनियस को हमने अलग कर दिया। अब बाकी नाम पे चलते हैं। अब जैसे वहां पे फ्लेक्सर कार्पाई था, यहाँ पे एक्सटेंसर कार्पाई हो जाएगा। तो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस भी होगा, अल्नरिस भी होगा। तो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस 2 बना दिए। क्यों, क्योंकि एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस जो मसल है ना, वो बड़ी मसल है, उसका एक टेंडन लंबा होता है, एक छोटा होता है। तो हमने 2 अलग अलग मसल बना दी। वन इज योर एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लोंगस, वन इज योर एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। ब्रेविस मतलब छोटा। तो 2 हो गया और एक हो गया एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस।
रेडियलिस हो गया, ऐसे ही अल्नरिस हो गया, ठीक है। उसके अलावा दो बची, एक एक्सटेंसर कंपार्टमेंट से डिजिट्स में जा रही है, एक जा रही है छोटी वाली उंगली में। छोटी वाली उंगली में जाने तो क्या बोलते हैं, डिजिटी मिनिमी। बाकी डिजिट्स में जा रही है उसको क्या बोलेंगे, पिछले में भी हमने डिजिटोरम उसको बोला था। तो एक हो गया एक्सटेंसर डिजिटोरम एंड एक हो गया एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी। तो कैसे याद करोगे, नंबर पहले दो हमने अलग कर ली, ब्रेकियो रेडियलिस एंड एनकोनियस को हमने अलग कर लिया। अब हम चलते हैं एक्सटेंसर के ऊपर। फ्लेक्सर कार्पाई था, जैसे फ्लेक्सर पे फ्लेक्सर कार्पाई था, यहाँ पे हमने एक्सटेंसर कार्पाई बना दिया। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। फिर हमने क्या किया, हमने डिजिटी मिनिमी एंड डिजिट्स को अलग कर दिया, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, एक्सटेंसर डिजिटोरम। उसके बाद हमने क्या किया, जैसे कार्पाई रेडियलिस था वैसे यहाँ पे अल्नरिस होगा, तो एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस। तो ये हो गया हमारे पास एक्सटेंसर की सुपरफिशियल मसल्स। नेक्स्ट बात करें डीप मसल की, तो डीप मसल हमें कैसे याद हो जाएंगे, हमें पता ही है हमारे पास एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स होता है। तो तीन मसल ऐसी होती है जो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की एंटीरियर और पोस्टीरियर बाउंड्री बनाती है। कौन कौन सी होती है, एंटीरियर बाउंड्री कौन बनाता है, एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस, ये बनाते हैं एंटीरियर बाउंड्री ऑफ द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। और एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस जो है ये बनाता है पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। तो क्यों नाम पहले एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स याद कर ले। तो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की एंटीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है, दो मसल। कौन कौन सी, एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे ना, ऊपर में डिजिटोरम डिजिटी मिनिमी आ रहा था, एक्सटेंसर की जो डीप मसल्स होती है उसमें पोलिसिस वर्ड आता है। तीन मसल्स है जिसमें पोलिसिस वर्ड आता है, और वहां पे डिजिटोरम डिजिटी मिनिमी ये सब हमने कवर कर लिया था। बचा क्या था, एक इंडेक्स फिंगर बचा था और एक अंगूठा बचा था। अंगूठे को पोलिसिस नाम दे दिया, इंडेक्स फिंगर को क्या बोलते हैं, इंडिसिस। तो इंडिसिस भी आ गया। तो ये भी तरीका है याद करने का। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारे पास इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड की। तो इंट्रिंसिक मसल्स हमारे पास होते हैं टोटल 20। इसके ऊपर अलग से भी क्वेश्चन आ सकते हैं इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड पे। इसको याद करने के लिए एक इजी सा न्यूमोनिक है, उससे 6 मसल्स तो आपको ऐसे याद हो जाएंगी। ओए पप्पा आंटी पुलिस बुला लेगी फिर पार्टी बंद। सिंपल सा मेथड, आंटी पुलिस बुला लेगी पार्टी तो बंद करवा देगी। ओए पप्पा, ओपी से क्या बन गया, ओपोनेंस पोलिसिस। आंटी पुलिस बुला लेगी क्या बन गया, एब्डक्टर पोलिसिस ब्रेविस। फिर पार्टी बंद, फिर पार्टी बंद से क्या बन गया, एफ से क्या वर्ड बनता है, फ्लेक्सर। पी से पोलिसिस बनता है, बी से ब्रेविस बनता है, क्योंकि ये सब मसल्स में ना वर्ड्स फिक्स हैं। एफ से फ्लेक्सर ही बनेगा, एक्सटेंसर तो बन नहीं सकता, ठीक है। तो ये हो गया थिनर मसल्स। तो ये 3 मसल्स हो गए हमारे पास थिनर मसल्स। अब हाइपोथिनर कैसे याद करोगे, इससे पहले पहले वर्ड उठा लो, थिनर मसल्स के पहले पहले वर्ड उठा लो। तो थिनर एमिनेंस होता है ये वाला, हाइपोथिनर एमिनेंस होता है ये वाला। ये थिनर एमिनेंस, ये हाइपोथिनर एमिनेंस। तो थिनर के पहले पहले वर्ड उठा लो। हमने क्या किया, ओपोनेंस उठा लिया, ओपोनेंस वर्ड यहाँ पे उठा लिया, फ्लेक्सर वर्ड उठा लिया, एब्डक्टर वर्ड उठा लिया। और वहां पे पोलिसिस पोलिसिस आ रहा था, हमने पोलिसिस हटा के क्या लगा दिया, डिजिटी मिनिमी लगा दिया। क्योंकि हाइपोथिनर एमिनेंस छोटी उंगली की तरफ है, उसको डिजिटी मिनिमी बोलते हैं। तो यहाँ वाली मसल्स में डिजिटी मिनिमी लग जाएगा। तो एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी एंड ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी। इतना आपको समझ आ गया होगा। उसके अलावा हाइपोथिनर एमिनेंस में तो ये 3 ही मसल आती हैं, बट हाइपोथिनर मसल्स अगर कोई पूछे तो उसमें एक और मसल ऐड हो जाती है, दैट इज पाल्मेरिस ब्रेविस। पाल्मेरिस लॉन्गस कहाँ पढ़ा था हमने, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की सुपरफिशियल मसल में हमने पाल्मेरिस लॉन्गस पढ़ा था। पाल्मेरिस ब्रेविस आता है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक मसल हो जाती है एडक्टर पोलिसिस, जो कि थंब का एडक्शन का काम करवाएगी। एंड 4 हमारे पास होते हैं लंब्रिकल्स, तो 4 लंब्रिकल्स हो गई। और 8 हमारे पास हो गई ये वाली मसल इंट्रोसाई मसल, जिसमें हमारे पास 4 होती है पामर इंट्रोसाई एंड 4 होती है हमारे पास डोर्सल इंट्रोसाई। तो 4 होगी पामर इंट्रोसाई एंड 4 होगी हमारे पास डोर्सल इंट्रोसाई। तो ये हमारे पास होगी टोटल 20 मसल। सो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास मेमोरी ग्लैंड या फिर ब्रेस्ट इसको बोलते हैं। तो बेसिकली ब्रेस्ट क्या है, ब्रेस्ट एक हमारे पास मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होता है। इट इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। मेल फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है, बट मेल्स में किसी काम का नहीं होता, इसलिए बोलते हैं कि रूडिमेंट्री इन मेल्स, और प्रेजेंट होता है दोनों में। नेक्स्ट बात करते हैं कहाँ प्रेजेंट होता है। तो हमें पता है ब्रेस्ट की सिचुएशन कहाँ होती है, ऊपर से अगर आप वर्टिकली देखोगे तो 2nd रिब से लेकर के 6th रिब तक जनरली इसका एक्सटेंट होता है। और हॉरिजॉन्टली अगर देखोगे तो कैसे जाता है, ये स्टर्नम के लेटरल बॉर्डर से लेकर के एंटीरियर एक्सिलरी लाइन तक जा सकता है, और मैक्सिमम ये मिड एक्सिलरी लाइन तक भी एक्सटेंड कर सकता है ब्रेस्ट टिश्यू। तो कहाँ प्रेजेंट होता है, सुपरफिशियल फेशिया के नीचे प्रेजेंट होता है और डीप फेशिया के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो सुपरफिशियल फेशिया के नीचे है, डीप फेशिया के ऊपर है। डीप फेशिया कौन सा हो गया हमारे पास, जो पेक्टोरलिस मेजर मसल के ऊपर जो फेशिया है ना, जिसको पेक्टोरल फेशिया बोलते हैं, उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। तो इट इज प्रेजेंट इन द सुपरफिशियल फेशिया एक्सेप्ट द टेल। अब क्या होता है, जो अपर आउटर क्वाड्रेंट होता है, जो ये वाला क्वाड्रेंट होता है ब्रेस्ट का, वो क्वाड्रेंट से एक टेल निकलती है और वो डीप फेशिया में एक सुराग होता है जिसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ लैंगर। उस होल के थ्रू वो चली जाती है एक्जिला में, इसलिए उसको बोलते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। तो क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ लैंगर होता है, जिस होल जो मैंने बताया डीप फेशिया में, उसके थ्रू जो है ये कहाँ चली जाती है। अगर आप देखोगे तो ये फोरामेन ऑफ लैंगर है, इसके थ्रू हमारा ये टेल जो है ये बाहर निकल गई और ये क्या बना दिया, एक्सिलरी टेल ऑफ द
स्पेंस। तो ये हमने बात कर ली। एक्सटेंट की बात भी हमने कर ली, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों मैंने आपको एक्सटेंट अभी बताए। तो वर्टिकली बात करें तो ये क्लेविकल तक भी एक्सटेंड कर सकता है ऊपर में, और नीचे में 8th रिब तक भी एक्सटेंड कर सकता है। तो लेकिन आपको मेन जो याद रखना है वो ये याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे रिलेशंस के बारे में, तो सुपरफिशियल रिलेशन क्या होगा? मैंने बोला ब्रेस्ट जो है सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया के बीच में प्रेजेंट होती है, तो इसके ऊपर सुपरफिशियल फेशिया प्रेजेंट होगा, तो ऊपर में क्या होगा? स्किन तो होती है, सुपरफिशियल फेशिया प्रेजेंट है। डीप में क्या प्रेजेंट होगा? ब्रेस्ट के जस्ट नीचे क्या है? पेक्टोरल फेशिया प्रेजेंट होता है। पेक्टोरल फेशिया आ गया जो डीप फेशिया होता है। पेक्टोरल फेशिया के नीचे जाओगे तो क्या मिलेगा आपको? पेक्टोरलिस मेजर मसल मिलेगी, सेरेटस एंटीरियर मसल मिलेगी, थोड़ा बहुत पार्ट एक्सटर्नल ओब्लिक मसल का भी मिलता है। तो 3 मसल होगी, पेक्टोरलिस मेजर, सेरेटस एंटीरियर एंड एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। उसके अलावा एक स्पेस प्रेजेंट होता है ब्रेस्ट के नीचे जिसको बोलते हैं रेट्रो मेमोरी स्पेस। तो एक स्पेस होता है जिसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे? रेट्रो मेमोरी स्पेस। तो रेट्रो मेमोरी स्पेस की बात करते हैं तो रेट्रो मेमोरी स्पेस है क्या? तो ब्रेस्ट और जो पेक्टोरल फेशिया था उसके बीच में ना एक स्पेस होता है जिसमें लूज एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं रेट्रो मेमोरी स्पेस। और इस लूज एरियोलर टिश्यू के कारण ही ब्रेस्ट जो है वो फ्रीली मूव कर सकती है पेक्टोरलिस मेजर मसल के ऊपर। पॉइंट समझ आ गया? तो रेट्रो मेमोरी स्पेस क्या? इट इज अ लूज एरियोलर टिश्यू। बिकॉज ऑफ दिस लूज एरियोलर टिश्यू नॉर्मल ब्रेस्ट कैन बी मूव्ड फ्रीली ओवर द पेक्टोरलिस मेजर मसल। इतना आपको समझ आ गया? तो ये वाले सेक्शन में अगर आप देखोगे तो ब्रेस्ट के नीचे क्या है? हमारे पास पेक्टोरल फेशिया है, और ये रेट्रो मेमोरी स्पेस मैंने दिखा दिया, पेक्टोरलिस मेजर मसल मैंने आपको दिखा दी। ठीक है, सजेटल सेक्शन था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट के बारे में, तो ब्रेस्ट में बेसिकली 3 चीजें प्रेजेंट है। नंबर 1 स्किन, नंबर 2 पैरेन्काइमा, नंबर 3 स्ट्रोमा। 3 चीजें मिलकर ब्रेस्ट को बनाती हैं। सबसे पहली चीज आ गई स्किन। ठीक है, तो स्किन की बात करेंगे। पैरेन्काइमा में क्या क्या आएगा? पैरेन्काइमा में आता है जो ब्रेस्ट के लोब्स हो गए, लेक्टिफेरस डक्ट्स वगैरह, ये सब चीजें पैरेन्काइमा में आ जाएंगी। और स्ट्रोमा में क्या आ जाएगा? स्ट्रोमा में आ जाएगा सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर, जो फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होता है ब्रेस्ट में, लोब्स और उसके बीच में, एंड द फैट जो प्रेजेंट होता है ब्रेस्ट में, वो भी हमारे पास आ जाएगा स्ट्रोमा में। तो 3 पार्ट्स होंगे। नंबर 1 हम बात करते हैं स्किन के बारे में। तो स्किन कवर्स द ग्लैंड एंड इज रिलेटेड टू निप्पल। स्किन पे 2 चीजें आती है, एक होता है निप्पल और एक होता है एरियोला। ठीक है, निप्पल की बात करें तो निप्पल कहां प्रेजेंट होता है? 4th इंटरकोस्टल स्पेस में प्रेजेंट होता है। और निप्पल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि निप्पल के अंदर जो हमारे पैरेन्काइमा में जब हम पढ़ेंगे ना, तो पैरेन्काइमा में बहुत सारे लेक्टिफेरस डक्ट्स होते हैं। लेक्टिफेरस डक्ट्स होते हैं, लगभग 15 से 20 लेक्टिफेरस डक्ट्स होते हैं, 15 to 20 होते हैं। ये 15 से 20 जो लेक्टिफेरस डक्ट्स होते हैं ना, सब कन्वर्ज करते हैं, कन्वर्ज करके आके मिलते हैं और ओपन होते हैं निप्पल के ऊपर, जहाँ से मिल्क सिक्रीशन होता है। तो बेबी को जो लैक्टेशन मिलता है ना, मिल्क जहाँ से मिलता है, वो किस वजह से मिलता है? क्योंकि जो 15 से 20 लेक्टिफेरस डक्ट्स है वो आके इस निप्पल के ऊपर ओपन होते हैं। तो सिग्निफिकेंस समझ आ गया आपको? तो निप्पल कहाँ है? 4th इंटरकोस्टल स्पेस में प्रेजेंट होता है, pierced by 10 to 15 लेक्टिफेरस डक्ट्स एंड इट हैज अ रिच नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई रिच होती है, इसीलिए मिल्क इंजेक्शन कब होता है? जब बेबी सक करता है ना निप्पल को, तब मिल्क इंजेक्शन होता है। क्यों? वहाँ पे नर्व सप्लाई इतनी ज़्यादा है कि एकदम से पता चल जाता है, ब्रेन में स्टिमुलस जाता है और मिल्क इंजेक्शन हो जाता है ड्यू टू ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट बात करें एरियोला की। निप्पल और एरियोला 2 चीज़ थी। एरियोला की बात करते हैं तो एरियोला में बहुत सारे सीबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। मेनली एरियोला का काम क्या है? यहाँ पे सीबेशियस ग्लैंड है। सीबेशियस ग्लैंड क्या करते हैं? सिक्रीशंस करेंगे, जो क्या करेंगे? ल्यूब्रिकेट का काम करते हैं, जो निप्पल को ल्यूब्रिकेट करेगा एंड निप्पल को क्रैक होने से बचाएगा। निप्पल में क्रैकिंग वगैरह नहीं होगी और निप्पल ल्यूब्रिकेटेड रहता है ड्यू टू दिस एरियोला, क्योंकि एरियोला में सीबेशियस ग्लैंड है। तो इट्स प्रिवेंट्स द निप्पल फ्रॉम ड्राइंग एंड क्रैकिंग से बचाएगा। एंड क्या होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, ये जो एरियोला होता है, यहाँ पे जो सीबेशियस ग्लैंड्स मैंने आपको बताई, ये सब बड़े हो जाते हैं, इनका साइज बड़ा हो जाता है और उसको हम बोलते हैं ट्यूबरकल्स ऑफ मोंटगोमेरी। क्या बोलते हैं? ट्यूबरकल्स ऑफ मोंटगोमेरी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास निप्पल और निप्पल से रिलेटेड हो गया, एरियोला भी हो गया हमारे पास। और एरियोला अगर आप बात करो तो एरियोला प्रेगनेंसी के टाइम पे इसी जो है ना स्किन जो है डार्क होने लग जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पैरेन्काइमा। तो हमने स्किन की बात कर ली, अब हम बात करते हैं पैरेन्काइमा के बारे में। पैरेन्काइमा में मैंने बताया था क्या होते हैं? डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। डक्ट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सबसे पहले तो लोब्स प्रेजेंट होते हैं। पहले डायग्राम देखते हैं, चलो ये वाला डायग्राम देखो। तो इस वाले डायग्राम में मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए ना ब्रेस्ट के। नंबर 1 तो स्किन हो गया, ये ऊपर स्किन है। उसके अलावा अंदर देखोगे तो ये क्या है? ये हमारे पास लोब्स हैं, ब्रेस्ट के अंदर लोब्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या बनाते हैं? पैरेन्काइमा बनाते हैं। और थर्ड अगर आप देखोगे तो जो बच गया ये वाला पार्ट जो है, जो पार्ट बच गया, इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा की बात बाद में करेंगे, अभी हम लोब्स की बात कर रहे हैं। तो एक लोब को हम पकड़ते हैं, तो इस वाले लोब में अगर आप ध्यान दोगे, यहाँ ध्यान देना, तो ये वाले लोब में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे एल्व्यूलाई प्रेजेंट हैं। ये देखो छोटे 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 ये एल्व्यूलाई प्रेजेंट है। ये सब एल्व्यूलाई एक किसके अंदर ओपन हो रहे हैं? ये सब एल्व्यूलाई ओपन हो रहे हैं एक लेक्टिफेरस डक्ट के अंदर। सब एल्व्यूलाई मिलकर एक लेक्टिफेरस डक्ट में ओपन हुए। लेक्टिफेरस डक्ट के एंड में अगर आप देखोगे तो एक डायलेटेशन प्रेजेंट है। इस डायलेटेशन को बोलते हैं लेक्टिफेरस साइनस। और आगे जाके ये ओपन हो जाते हैं। कहाँ पे ओपन हो रहे हैं? ये सब ओपन हो रहे हैं निप्पल में, जो मैंने अभी आपको बताया। तो हर एक लोब में एक लेक्टिफेरस डक्ट होता है। तो 15 से 20 लोब्स होते हैं ब्रेस्ट में, तो 15 से 20 ही लेक्टिफेरस डक्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो
पैरेन्काइमा की मैं बात कर रहा था। पैरेन्काइमा में हमारे पास 15 to 20 लोब्स होते हैं। ईच लोब इज ड्रेन्ड बाय लेक्टिफेरस डक्ट, मैंने आपको अभी बताया। लेक्टिफेरस डक्ट्स कन्वर्स टुवर्ड्स द निपल एंड नियर इट्स टर्मिनेशन डक्ट हैज अ डायलेटेशन नोन एज लेक्टिफेरस साइनस। सब पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए, तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे हो गए कवर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्ट्रोमा के बारे में। स्ट्रोमा क्या करता है? स्ट्रोमा हमारे पास सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाता है ग्लैंड का। तो स्ट्रोमा क्या करता है? सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बना रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, फाइब्रस टिश्यू होगा और यहाँ पे फैट भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे होता है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर एंड फैट। सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर ब्रेस्ट को, जो ब्रेस्ट की जो स्किन होती है उसको जोड़ के रखता है पीछे जो फेशिया है उससे, जिसकी वजह से ब्रेस्ट जो है वो नीचे की तरफ नहीं गिरती। तो नेक्स्ट अब हमारा आ जाता है यहाँ पे ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेस्ट। तो हमने ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर पढ़ लिया एंड उसके रिलेशंस वगैरह सब पढ़ लिया। अब हम चलते हैं ब्लड सप्लाई के ऊपर। तो ब्लड सप्लाई में सिंपल सी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। अगर आप देखोगे तो ये हमारा ब्रेस्ट है, ठीक है, ब्रेस्ट है। तो ब्रेस्ट को अंदर की तरफ से ब्लड सप्लाई मिल रही है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। तो अंदर की तरफ से इंटरनल थोरेसिक आर्टरी आती है। तो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी को सबसे पहले हम अलग से मार्क कर देते हैं, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी अलग से आ गई, ठीक है। उसके अलावा अब हम चलते हैं साइड से और ऊपर से कहाँ से ब्लड सप्लाई मिलती है। तो हमारे पास होती है एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी आपको पता होगा, मैं अभी पढ़ाऊँ भी। फर्स्ट पार्ट से एक ब्रांच निकलती है, सेकंड पार्ट से दो ब्रांच निकलती है। फर्स्ट पार्ट से ब्रांच निकलती है उसका नाम है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। सेकंड पार्ट से जो ब्रांच निकलती है उसका नाम है लेटरल थोरेसिक आर्टरी एंड थोरैको एक्रोमियल ट्रंक। तो फर्स्ट पार्ट से सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, सेकंड पार्ट से थोरैको एक्रोमियल ट्रंक एंड योर लेटरल थोरेसिक आर्टरी। तो ये भी सप्लाई करते हैं हमारे ब्रेस्ट को। तो तीन ब्रांच कहाँ से आ गई? एक्सिलरी आर्टरी से, एक इंटरनल थोरेसिक हो गई थी। उसके अलावा यहाँ साइड से जो इंटरकोस्टल आर्टरीज होती है वो भी सप्लाई करती है हमारी ब्रेस्ट को। टोटल 5 चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये 5 चीज़ें आपको याद रखनी है ब्रेस्ट की ब्लड सप्लाई में। अगर आप देखोगे इस वाले डायग्राम में भी देखो, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी ये रही और थोरैको एक्रोमियल ट्रंक रहा, लेटरल थोरेसिक आर्टरी रही एंड योर इंटरनल थोरेसिक आर्टरी भी यहाँ पे। तो इस वाले डायग्राम में भी अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अंदर की तरफ से क्या है, मैंने अंदर की तरफ से बताया था इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ऊपर की तरफ से सुपीरियर थोरेसिक, थोरैको एक्रोमियल ट्रंक एंड योर लेटरल थोरेसिक, और यहाँ साइड से छोटी छोटी इंटरकोस्टल आर्टरीज, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेस्ट। जो डायग्राम बता रहा हूँ वो डायग्राम आपको बना के आना एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं हमारे पास वेनस ड्रेनेज। तो ब्लड सप्लाई कैसे होते हैं ना, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो आर्टरीज जो सप्लाई करती है वो क्या करते हैं, सारे आर्टरीज पहले ब्रेस्ट के एंटीरियर सरफेस पे आते हैं, वहां से फिर वो ब्लड सप्लाई करना स्टार्ट करते हैं ब्रेस्ट को। तो जो पोस्टीरियर सरफेस होता है ना ब्रेस्ट का, वो रिलेटिवली एवस्कुलर होता है। इसी तरह वेन्स क्या करती है, सारी की सारी वेन्स जो ब्रेस्ट में से ब्लड ड्रेन कर रही है वो पहले आगे की तरफ जाती हैं, निप्पल और जो एरियोला है उसके अराउंड एक सर्कल बनाती है, एनास्टोमोटिक वेनस सर्कल जिसको बोलते हैं। उसके बाद वो दो अलग अलग सेट्स में जाके ड्रेन करती है, एक सुपरफिशियल सेट होता है और एक होता है डीप सेट। तो सुपरफिशियल सेट किस में ड्रेन करता है, इंटरनल थोरेसिक वेन में, और जो डीप सेट होता है वो ड्रेन करता है एक्सिलरी एंड द पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स में। तो ये नाम याद रखने आपको वेन्स के अंदर। नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व सप्लाई क्या होती है, एंटीरियर एंड लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ 4 to 6 इंटरकोस्टल नर्व्स। बेसिकली इंटरकोस्टल नर्व्स होती हैं वो सप्लाई करती है ब्रेस्ट को। इसीलिए ब्रेस्ट की जो सर्जरी होती है ना, जो मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टोमी या फिर सिंपल मेस्टेक्टोमी अगर करते हैं, तो सबसे कॉमन नर्व इंजर्ड जो होती है ना वो इंटरकोस्टोब्रेंकियल नर्व ही होती है, क्योंकि वही नर्व्स यहाँ पे सप्लाई कर रही है ब्रेस्ट को। लेकिन जो नर्व्स हैं वो मिल्क सिक्रीशन को कंट्रोल नहीं करती। हमने बचपन से पढ़ा है, बचपन से मतलब 7th-8th क्लास से हमने पढ़ते आए हैं कि मिल्क की जो इंजेक्शन होता है वो कौन कराता है, ऑक्सीटोसिन। एंड मिल्क का जो सिक्रीशन होता है जो ऊपर से होता है वो कौन करवाता है, वो करवाता है हमारे पास प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो हार्मोन सिक्रीशन करवा रहा है, बट नर्व्स का कोई रोल नहीं है मिल्क सिक्रीशन में, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द ब्रेस्ट। तो कैसे लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है, तो इस वाले डायग्राम से आपको इजीली समझ आ जाएगा कि जो ब्रेस्ट है वो मेनली 75% पहले तो यहीं पे चलते हैं, तो मेनली 3 होते हैं यहाँ पे। 75% जो होता है वो ड्रेन करता है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में, 20% जो है वो ड्रेन करता है किसमें, इंटरनल मेमोरी नोड्स में, ठीक है। तो मेन जो लिम्फ नोड का जो आपको याद रखने हैं वो 2 याद रखने हैं, वन इज योर एक्सिलरी, वन इज योर इंटरनल मेमोरी नोड्स। एक्सिलरी नोड्स में क्या क्या आते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में टोटल 5 क्लासेज आती है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, सेंट्रल एंड एपिकल। एंटीरियर आगे की तरफ होते हैं, पोस्टीरियर पीछे की तरफ होते हैं, सेंट्रल बीच में होते हैं, एपिकल और ऊपर की तरफ होते हैं, लेटरल वाले यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे आर्म के इधर होते हैं, लेटरल जो होते हैं ह्यूमरस के साइड में होते हैं, ठीक है, लेटरल वाले लिम्फ नोड्स ऑफ द एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। तो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में हमारे पास मैंने आपको बता दिया, ग्रुप्स तो मैंने आपको बता ही दिए, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, सेंट्रल एंड एपिकल। उसके अलावा एंटीरियर थोरेसिक लिम्फ नोड्स भी होते हैं जो ड्रेन करते हैं, पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स बोलते हैं। ये किसका नाम है, ये इसी का दूसरा नाम है। इंटरनल मेमोरी नोड्स का दूसरा नाम होता है पैरास्टर्नल नोड्स, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है कि जो एरियोला होता है ना,
एरियोला के जस्ट नीचे ना लिम्फेटिक्स मिलके एक प्लेक्सस बना देते हैं लिम्फ वेसल्स का, जिसको बोलते हैं सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सेपे। बस इतना याद रखो, एक ऐसा कोई प्लेक्सस प्रेजेंट होता है, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं कैसे कैसे लिम्फ जो है ट्रैवल कर रहा है। तो सबसे पहले हमारा 20% चला गया कहाँ पे, इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स में। 75% कहाँ चला गया, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में। तो एक्सिलरी में हमारे पास मैंने बताया था ना, एंटीरियर पोस्टीरियर, ये सब एंटीरियर हो गया, सेंट्रल हो गया, लेटरल हो गया, पोस्टीरियर हो गया, एपिकल हो गया। अब कैसे कैसे जाएगा, सबसे पहले जो ब्रेस्ट है वो मेनली ड्रेन करता है किसके अंदर, सबसे पहले अगर आप एरो ध्यान दोगे ना, सबसे पहले जाता है एंटीरियर में, ये देखो सबसे पहले इसमें गया, एंड और पोस्टीरियर, इन दो में जाता है मेनली, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अब एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फिर किस में भेज देते हैं, लेटरल में और सेंट्रल में। तो एंटीरियर पोस्टीरियर ने किस में भेज दिया, सेंट्रल एंड लेटरल में। वो किस में भेजेंगे, वो फर्दर भेज देते हैं किस में, एपिकल लिम्फ नोड्स में। और एपिकल वाला एट द लास्ट कहाँ भेज देता है, सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स में। तो एट द एंड लिम्फ जा कहाँ पे रहा है, सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स में। कैसे ट्रैवल कर रहा है, सबसे पहले एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर में किस में भेज दिया, सेंट्रल एंड लेटरल, सेंट्रल लेटरल ने एपिकल, एपिकल से सुप्रा क्लेविकुलर। तो लिम्फ जो सप्लाई लिम्फेटिक जो ड्रेनेज है ब्रेस्ट की, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अब ब्रेस्ट का हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज योर क्लिनिकल एनाटॉमी। तो क्लिनिकल एनाटॉमी में हमारे पास देखें तो ब्रेस्ट की जो इंसीजन्स होती हैं वो रेडियल इंसीजन दी जाती है, मतलब लेक्टिफेरस डक्ट्स के अलोंग दी जाती है। क्योंकि अगर ऐसे अगर रेडियल इंसीजन नहीं दोगे, ट्रांसवर्स इंसीजन दोगे, तो जो हमारे लेक्टिफेरस डक्ट्स हैं उनकी इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, टू अवॉइड द कटिंग ऑफ द लेक्टिफेरस डक्ट्स हम रेडियल इंसीजन्स देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक अपीयरेंस होती है कैंसर में जो देखने को मिलती है, मैलिग्नेंसी में जो देखने को मिलता है, प्यूडी ओरांज अपीयरेंस। तो प्यूडी ओरांज क्या होता है कि जो सबडर्मल जो लिम्फेटिक्स है, जो लिम्फ वेसल्स जो हैं जो ड्रेन कर रही थी हमारे ब्रेस्ट से लिम्फ को, वो ब्लॉक हो जाती है कैंसर के कारण। कैंसर उनको इन्फिल्ट्रेट कर देता है और वो जो वेसल्स है वो ब्लॉक हो गई। अब लिम्फ कहीं जाएगा नहीं, लिम्फ जाएगा नहीं तो ब्रेस्ट में इकट्ठा होता जाएगा, ब्रेस्ट का साइज बढ़ता जाएगा। और ऊपर स्किन देखोगे तो उसकी जो ब्रेस्ट जो है वो कैसा दिखाई देगा, अगर आपने ऑरेंज देखा हो ना, तो ऑरेंज की जो स्किन होती है वैसा दिखाई देगा, जिसलिए इसको प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस बोलते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स बाय द कैंसर सेल्स प्रोड्यूस इडीमा ऑफ द स्किन एंड गिव राइज टू एन अपीयरेंस लाइक दैट ऑफ द स्किन ऑफ एन ऑरेंज। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेकंड क्लिनिकल एनाटॉमी। थर्ड बात करें कि जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स हैं जो ब्रेस्ट के, वो मिड लाइन में कनेक्ट होते हैं। दोनों तरफ के जो लिम्फेटिक्स हैं वो मिड लाइन में आपस में भी कनेक्टेड होते हैं, इसलिए जो ब्रेस्ट का कैंसर है, एक ब्रेस्ट में कैंसर है तो वो दूसरी ब्रेस्ट में भी जा सकता है। उसके अलावा जो ब्रेस्ट का कैंसर है वो लिम्फेटिक्स के थ्रू नीचे पेरिटोनियम से होते हुए ओवरी में भी जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं क्रूकेनबर्ग्स ट्यूमर। ये आपको पता होगा। तो क्या होता है, लिम्फ जो कैंसर सेल्स हैं वो लिम्फ सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सस के थ्रू कहाँ चले गए, हमारे पास ओवरी में चले गए। मेन पॉइंट जो था वो था ओवरी में जाते हैं लिम्फ वेसल्स के थ्रू, वो आपको याद रखना है। देखो ये लिखा हुआ, अगर आप इस डायग्राम में देखोगे ना, इस वाले डायग्राम में, तो ब्रेस्ट से कहाँ गए, ब्रेस्ट से गया सब पेरिटोनियल लिम्फेटिक प्लेक्सस में गया कैंसर सेल्स, वहाँ से फिर वो हिपैटिक लिम्फ नोड्स के थ्रू लीवर में भी जा सकते हैं और वो ओवरी में भी जा सकते हैं। ओवरी में जाते हैं तब उसको बोलते हैं क्रूकेनबर्ग ट्यूमर। क्रूकेनबर्ग ट्यूमर बेसिकली ओवरी के लिए टर्म यहाँ पे यूज की गई है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्लेविपेक्टोरल फेशिया। तो क्लेविपेक्टोरल फेशिया क्या है, पेक्टोरलिस मेजर मसल की बात करें तो उसके नीचे एक फेशिया प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लेविपेक्टोरल फेशिया। इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेक्टोरलिस मेजर मसल से रिलेटेड है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इससे कुछ स्ट्रक्चर पियर्स करते हैं, वो वाली चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर अभी हम आएंगे। तो इसके अगर रिलेशंस की बात करें, मतलब एक्सटेंट की बात करें क्लेविपेक्टोरल फेशिया की, तो मीडियली ये कहाँ जाता है, मीडियली ये जाके किसके फेशिया के साथ जुड़ जाता है, फर्स्ट टू इंटरकोस्टल मसल जो स्पेसिस हैं उसके फेशिया के साथ जाके ये ब्लेंड कर जाता है। लेटरली कोरेकोइड प्रोसेस तक जाता है ये। अब सुपीरियरली और इंफीरियरली बात करें तो इस वाले डायग्राम में अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगा। ये हमारे पास दूसरा पेन यूज़ करता हूँ मैं, ये हमारे पास था क्लेविपेक्टोरल फेशिया। ऊपर कहाँ जा रहा है, क्लेविपेक्टोरल फेशिया ऊपर किसको कवर कर रहा है, ऊपर ये किस सबक्लेवियस मसल को कवर कर रहा है, नीचे किसको कवर कर रहा है, पेक्टोरलिस माइनर मसल को कवर कर रहा है, और नीचे जाके इसका जो एक्सटेंशन है उसको हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्सिला। नीचे जाके जो सस्पेंशन है ये एक्सिला के जो फेशिया होता है, एक्सिलरी फेशिया, उसके साथ जाके ब्लेंड कर जाता है इसको, इसलिए इसको सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ फेशिया भी बोलते हैं। तो सुपीरियरली अगर एक्सटेंट की बात करें तो सुपीरियरली इट स्प्लिट्स टू एनक्लोज द सबक्लेवियस मसल, inferiorly encloses the pectoralis minor muscle and extend downward as the suspensory ligament of axilla। ये हो गया। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या कंटेंट आते हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चर इसको पियर्स करते हैं, क्योंकि वाइवा में पूछा जा सकता है। तो कंटेंट्स इसके हो गए, दो कंटेंट मैंने बताया, सबक्लेवियस मसल को ऊपर की तरफ और नीचे पेक्टोरलिस माइनर मसल को ये ऐसे घेर लेता है, कवर कर लेता है। कौन कौन से स्ट्रक्चर पियर्स करते हैं, तो उसके लिए आप याद कर सकते हो LCLT,
LCLT से आप याद कर सकते हो। L से बन गया लेटरल पेक्टोरल नर्व, C से बन गया सिफेलिक वेन, तो लेटरल पेक्टोरल नर्व, सिफेलिक वेन। उसके अलावा L से बन गया लिम्फेटिक्स कुछ होते हैं जो इसको पियर्स करते हैं, एंड द थोरैको एक्रोमियल ट्रंक, जो कि सेकंड जो पार्ट था एक्सिलरी आर्टरी का उसकी ब्रांच थी थोरैको एक्रोमियल ट्रंक। तो ये चार चीज़ें जो हैं क्लेविपेक्टोरल फेशिया को पियर्स करती हैं। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एक्सिला के बारे में। तो एक्सिला की मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ, बाउंड्रीज वगैरह आप चेक कर लेना, बिकॉज इसमें ज़्यादा जो पूछा जा सकता है वो प्रैक्टिकल में पूछेंगे या फिर एक्सिलरी आर्टरी पूछ सकते हैं। तो एक्सिला हमारा यहाँ पे ये जो है ये एक्सिला है। एक्सिला में एक ऊपर की तरफ एपेक्स होता है, नीचे की तरफ बेस होता है, आगे एंटीरियर वॉल, पीछे पोस्टीरियर वॉल, यहाँ पे ह्यूमरस की तरफ लेटरल वॉल, एंड हमारा जो थोरैक्स होता है इधर की तरफ रिब्स की तरफ हमारे पास होती है मीडियल वॉल। तो क्या क्या होता है, एपेक्स, बेस, उसके अलावा चार वॉल्स होते हैं कौन कौन सी, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल एंड द लेटरल। एंटीरियर वॉल कौन बनाएगा, आगे की तरफ क्या है, पेक्टोरलिस मेजर माइनर, ये सब मसल्स हैं। पीछे की तरफ क्या है, सबस्कैपुलरिस, टेरिस मेजर, ये सब मसल्स हैं। लेटरल साइड में क्या है, ह्यूमरस है। मीडियल साइड में क्या है, रिब्स आ जाती है, सेरेटस एंटीरियर आ जाती है, तो और इंटरकोस्टल मसल्स आ जाती है। तो ये सब चीज़ें बाउंड्री बनाती है। तो मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया। शेप कैसी है, एक्सिला इज अ पिरामिडल शेप्ड स्पेस होता है कहाँ पे, अपर पार्ट ऑफ द आर्म एंड चेस्ट वॉल के बीच में। अपर पार्ट ऑफ द आर्म एंड जो चेस्ट वॉल होती है उसके बीच में प्रेजेंट होता है हमारा एक्सिला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक्सिलरी आर्टरी के बारे में। तो एक्सिलरी आर्टरी बेसिकली कब बनती है, सो सबक्लेवियन आर्टरी की कॉन्टिन्यूएशन है। तो इट इज अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी एट द आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब। फर्स्ट रिब के आउटर बॉर्डर पे जैसे ही सबक्लेवियन आर्टरी आती है उसका नाम चेंज होता है एक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, एक्सिलरी आर्टरी के तीन पार्ट्स है। तीन पार्ट्स में कैसे डिवाइडेड होती है, तो जो हमारा जो पेक्टोरलिस माइनर मसल होती है ना वो एक्सिलरी आर्टरी को तीन पार्ट में डिवाइड करती है। तो कुछ इस तरह से, ये मान लो पेक्टोरलिस माइनर मसल है, ठीक है, और ये मेरी एक्सिलरी आर्टरी आ रही थी। तो एक्सिलरी आर्टरी का एक पार्ट होता है जो पेक्टोरलिस माइनर से पहले होता है, एक पार्ट होता है जो पेक्टोरलिस माइनर के बाद होता है, और एक पार्ट जो पेक्टोरलिस माइनर मसल के पीछे से आता है। तो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ठीक है, इस वाले डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ये हमारा पेक्टोरलिस माइनर मसल था। उसने क्या किया, उसने डिवाइड कर दिया हमारे इसको तीन पार्ट्स में। कौन कौन से तीन पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज प्रोक्सिमल, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट इज डिस्टल एंड सेकंड पार्ट इज बिहाइंड द पेक्टोरलिस माइनर। इतना हमको पता है। फर्स्ट पार्ट से अगर आप देखोगे तो हमने ब्रेस्ट में अभी 5 आर्टरीज पढ़ी थी ना ब्रेस्ट की ब्लड सप्लाई में, उनमें से 3 आपको मैंने बोला था याद रखना एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच होती है। तो फर्स्ट पार्ट से एक ब्रांच निकलती है, सेकंड पार्ट से 2 निकलती है, थर्ड पार्ट से 3 निकलती है। इतना हम सबको पता है। तो फर्स्ट पार्ट से 1 निकलती है, सेकंड पार्ट से 2 निकलती है, थर्ड पार्ट से 3 निकलती है। अब बात करते हैं कौन कौन सी निकलती हैं। तो फर्स्ट पार्ट तो यस यहीं पे बन गया ना, ये हमारा फर्स्ट रिब यहाँ कहीं है, इसके जस्ट आउटर बॉर्डर पे आते ही फर्स्ट पार्ट बन गया। तो फर्स्ट पार्ट तो यहीं पे है, थोरैक्स के ऊपर की तरफ है। तो यहाँ से जो ब्रांच निकलती है उसका नाम क्या होता है, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। किसको सप्लाई करती है, ब्रेस्ट को भी सप्लाई करती है। फर्स्ट पार्ट की ब्रांच होगी सुपीरियर थोरेसिक। सेकेंड पार्ट थोड़ा और यहाँ नीचे आ गया, नीचे गए तो हमारे पास क्या बन गया, उसका लेटरल थोरेसिक बन गया एंड थोरैको एक्रोमियल ट्रंक बन गया। तो सेकंड पार्ट की 2 ब्रांच, लेटरल थोरेसिक एंड थोरैको एक्रोमियल ट्रंक, और ये तीनों ही हमने ब्रेस्ट की ब्लड सप्लाई में भी पढ़ी थी। अब जो बात आती है वो रह गया थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट हमारा अगर आप देखोगे पेक्टोरलिस माइनर के भी आगे जाके है, तो ये थोड़ा आर्म के अंदर पहुंचने के बाद ही आ रहा है ना, तो ह्यूमरस के अराउंड ही आ रहा है ना। तो थर्ड पार्ट जो होता है एक्सिलरी आर्टरी का, उससे 2 ब्रांच ऐसे निकलते हैं जो ह्यूमरस के नेक के अलोंग घूमती हैं। एक ह्यूमरस के नेक के आगे से जाती है, एक पीछे से घूम के जाती है। घूमती है इसलिए इनके नाम में सर्कमफ्लेक्स आता है। कौन कौन सी है, आगे से घूमती है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पीछे से घूमती है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, और एक और बच गई, वो कौन सी होगी हमारे पास, सब स्कैपुलर आर्टरी। उसके अलावा जो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है और जो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है वो आपस में एनास्टोमोस कर जाती है अराउंड द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस के अलोंग जाके वो आपस में जाके जुड़ भी जाती है, जिसको बोलते हैं एनास्टोमोसिस अराउंड द नेक ऑफ द ह्यूमरस। टर्मिनेशन की बात करें तो एक्सिलरी आर्टरी खत्म कहाँ होती है, जैसे ही वो टेरिस मेजर के लोअर बॉर्डर पे पहुंचती है एक्सिलरी आर्टरी का नाम बदल के हो जाता है ब्रेकियल आर्टरी। तो कंटिन्यू एज ब्रेकियल आर्टरी एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द टेरिस मेजर मसल। तो इस वाले डायग्राम में अगर आप देखोगे तो सेकंड पार्ट से अगर आप देखोगे 2 ब्रांच निकल रही है, एक ये होगी हमारे पास और एक होगी नीचे की तरफ लेटरल थोरेसिक, ऊपर की तरफ थोरैको एक्रोमियल ट्रंक। तो अगर मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि जो थोरैको एक्रोमियल ट्रंक है उसको ट्रंक वर्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आगे जाके ये 4 फर्दर ब्रांचेस देता है। वन इज योर एक्रोमियन ब्रांच, वन इज योर पेक्टोरल ब्रांच, वन इज योर क्लेविकुलर ब्रांच एंड वन इज योर डेल्टोइड ब्रांच। अलग अलग चीज़ों को, एक्रोमियन प्रोसेस को देता है, क्लेविकल को देता है, पेक्टोरलिस को मसल को भी देता है, एंड योर डेल्टोइड मसल को भी ब्रांच देते हैं, इसलिए इसको थोरैको एक्रोमियल ट्रंक बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया खत्म। नेक्स्ट अब हम चलते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस के ऊपर। तो ब्रेकियल प्लेक्सस क्या है, इट इज फॉर्म्ड बाय द वेंट्रल प्राइमरी रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व C5, C6, C7, C8 एंड T1। तो ये वर्ड यूं के यूं आपको बोलने हैं, वेंट्रल प्राइमरी रेमाई ऑफ C5 to C8 एंड T1, ये सब मिलके बनाते हैं
ब्रेकियल प्लेक्सस को। तो ब्रेकियल प्लेक्सस में हम जो चीज़ें पढ़ेंगे तो हमारे पास टोटल 5 चीज़ें होती हैं, RTDCB, रूट, ट्रंक, डिवीजन, कोड्स एंड ब्रांचेस। ये 5 चीज़ें होती हैं, ये पांचों चीज़ें हम अब लेके चलेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास हो गई C5, C6, थोड़ा दूर लिख देता हूँ, C6, C7, C8 एंड T1, 5 चीज़ें हमारे पास हो गई। ठीक है, अब मेरे साथ साथ ट्रेस करना, C5, C6, C5, C6 मिले, C7 अलग रह गया, C8, T1 मिल गए, क्या बन गया, C5, C6 से मिलके क्या बना दिया। अब मैं यहाँ पे इसको मार्क कर रहा हूँ, ये हमारे पास बन गया अपर ट्रंक, ये बन गया मिडल ट्रंक, ये बन गया लोअर ट्रंक। तो यहाँ पे क्या थी, ये थी रूट्स, यहाँ पे आ गया ट्रंक, रूट्स ने मिलके क्या बना दिया, ट्रंक बना दिया, RT हो गया। अब क्या बनेगा, ट्रंक से क्या बनेगा, डिवीजन बनेगा। अब ये जो ट्रंक्स हैं इनको आगे मैं लेके चलता हूँ, कवर करता हूँ, थोड़ा लंबा कर रहा हूँ इसको। तो अब हर एक ट्रंक जो है, हर एक ट्रंक से 2 डिवीजन निकलती हैं, एक एंटीरियर डिवीजन, इसका भी कलर चेंज ही कर देता हूँ, वेट अ मिनट, एक एंटीरियर डिवीजन, तीनों से एक एंटीरियर डिवीजन निकली और तीनों से ही एक पोस्टीरियर डिवीजन निकली, तीनों से एक एंटीरियर डिवीजन, एक पोस्टीरियर डिवीजन, तीनों ट्रंक से निकल गई। तो ये क्या हो गया, हमारे पास डिवीजन होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिवीजन्स, स्पेलिंग का ध्यान में देना, डिवीजन हो गया। अब डिवीजन से हमारे पास बनेंगी कोड, ठीक है, फिर कोड से निकलती है ब्रांचेस, ये ऐसे से निकलती है। तो अब डिवीजन्स आगे जाके क्या करती हैं, तो सबसे पहले ऑरेंज कलर में मैं लेके चल रहा हूँ एक जो कोड है उसको, अपर ट्रंक की एंटीरियर डिवीजन, ये अपर ट्रंक की एंटीरियर डिवीजन होगी, और मिडल ट्रंक की एंटीरियर डिवीजन जो है ये दोनों मिली और मिलके क्या बना दिया इन्होंने मिलके बना दिया हमारे पास लेटरल कोड। क्या बना दिया, लेटरल कोड। ठीक है, लेटरल कोड बना दिया किस किसने, अपर ट्रंक और मिडल ट्रंक की एंटीरियर डिवीजन ने मिलकर ये बना दिया। नेक्स्ट अब मैं लेके चल रहा हूं लाइट ग्रीन कलर में। ठीक है, लोअर ट्रंक की 2 डिवीजन बची है, लोअर ट्रंक की तो कोई भी अभी तक यूज नहीं की हमने। लोअर ट्रंक की जो ब्लू कलर में है मतलब एंटीरियर डिवीजन है, लोअर ट्रंक की जो एंटीरियर डिवीजन है उसने आगे जाके बना दिया एक कोड जिसको हमने क्या नाम दे दिया, मीडियल कोड। क्या नाम दे दिया हमने, मीडियल कोड। लेटरल कोड की एंटीरियर डिवीजन ने क्या बना दिया, मीडियल कोड। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, दिस इज एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर, दिस इज एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर, दिस इज एंटीरियर एंड पिंक इज पोस्टीरियर। पिंक पोस्टीरियर है, ब्लू एंटीरियर डिवीजन है। अब हमारे पास 2 कोड बन गई, लेटरल कोड एंड मीडियल कोड। अब एक और कोड हम बना देते हैं, उसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ग्रे कलर से ले लेता हूँ। ठीक है, तो क्या क्या बचा हमारे पास, अगर अब आप ध्यान दोगे तो तीनों ट्रंक की जो पोस्टीरियर डिवीजन है वो अभी तक बची हुई है। तो तीनों ट्रंक की पोस्टीरियर डिवीजन्स जो थी वो अभी तक बची हुई थी। तीनों ट्रंक की पोस्टीरियर डिवीजन हमने मिलाई और हमने बना दिया क्या, पोस्टीरियर कोड। तो जो हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस होता है जो यहाँ से निकलता है उसकी 3 हमारे पास कोड्स होती है, लेटरल कोड, मीडियल कोड एंड योर पोस्टीरियर कोड। कैसे बनी वो मैंने आपको भी यहाँ पे दिखा दिया। सेम चीज़ इस डायग्राम में भी दिखाई हुई है मैंने, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था इसलिए मैंने आपको अलग से बना के दिखाया है। अब हम चलते हैं एक एक चीज़ के ऊपर, कौन कौन सी कोड की कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं। तो हम पहले कोड की ब्रांचेज पे चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लेटरल कोड। लेटरल कोड की सिंपल सी ट्रिक है, ले पप्पा मम्मी लाएंगे मस्त। सिंपल सी ट्रिक है, ले पप्पा मम्मी लाएंगे मस्त। ले पप्पा से बन गया लेटरल पेक्टोरल नर्व, मम्मी से बन गया मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, लाएंगे मस्त से बन गया लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ऐसे याद करना इजी रहेगा क्योंकि ऐसे सीधा नाम पढ़ोगे याद नहीं रहने वाला। ठीक है, ट्रिक से याद होगा ये। तो लेटरल कोड हो गया। मीडियल कोड की ब्रांचेस की बात करें तो मीडियल कोड में हमारे पास जो ट्रिक है वो है, मम्मी पापा मारेंगे, आर्म फोरआर्म उलट जाएगा, मेडिसिन मंगाएंगे। तो मम्मी पापा मीडियल पेक्टोरल नर्व, मारेंगे आर्म फोरआर्म, मारेंगे आर्म फोरआर्म मतलब मारेंगे तो आर्म फोरआर्म उलट रहा है ना, तो मारेंगे आर्म से बन गया मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, एंड मारेंगे फोरआर्म से बन गया मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। मम्मी पापा मारेंगे, आर्म फोरआर्म से बन गए 3 चीजें, उलट जाएगा, उलट से बन गया अल्नर नर्व। उसके बाद क्या मंगाएंगे, मेडिसिन भी मंगाएंगे। मम्मी पापा मारेंगे फिर दवाई भी लगाएंगे, तो मेडिसिन मंगाएंगे, एम एंड एम, मेडिसिन मंगाएंगे से बन गया मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो लेटरल कोड से बन रहा था लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, मीडियल कोड से बन रहा है मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ये होता क्या है ना, ये आगे जाके ना इनसे अलग अलग छोटे छोटे ऐसे ब्रांचेस निकलती हैं, अलग अलग नर्व्स होती है जो निकलती हैं और वो जाके आगे हमारे अपर लिम्ब को सप्लाई करती है। ये सीन होता है। तो मीडियल कोड का क्या निमोनिक है, मम्मी पापा मारेंगे, आर्म फोरआर्म उलट जाएगा, मेडिसिन मंगाएंगे। तो मीडियल कोड भी हो गया, लेटरल कोड भी हो गया। अब बचा पोस्टीरियर कोड। पोस्टीरियर कोड का थोड़ा सा अजीब है निमोनिक। तो पोस्टीरियर कोड का है, ऊपर सबके लाठी, नीचे सबके एक्सिलरी रोड। तो ऊपर सबके अपर सबस्कैपुलर नर्व, लाठी मतलब लेटिसिमस डोर्साई, नर्व टू द लेटिसिमस डोर्साई,
नीचे सबके, नीचे मतलब लोअर सबके, तो नीचे सबके से बन गया लोअर सबस्कैपुलर नर्व, एक्सिलरी से बन गया एक्सिलरी नर्व, रोड से बन गया रेडियल नर्व। तो अपर सबस्कैपुलर नर्व, नर्व टू लैटिसिमस डोर्साई, लोअर सबस्कैपुलर नर्व, एक्सिलरी नर्व एंड योर रेडियल नर्व, ये सब मिलके हमारा पोस्टीरियर कॉर्ड बनाते हैं। एक और चीज़ अगर मैं आपको यहाँ से पे आपसे ही पूछता हूँ, तो लेटरल कॉर्ड जो है हमारा, उसकी कौन कौन सी रूट से बना है, वो पीछे ट्रेस करोगे तो यहाँ पे क्या था, एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन आ रहा था, ये एंटीरियर किससे आ रहा था, अपर ट्रंक से। अपर ट्रंक किससे बना है, C5 C6, तो C5 C6 हो गया। यहाँ की एंटीरियर कहाँ से आ रही थी, C7 से, तो C7 भी हो गया। तो लेटरल कॉर्ड की जो रूट वैल्यू होती है वो क्या होती है, C5 C6 C7, ठीक है। मीडियल कॉर्ड की बात करें तो मीडियल कॉर्ड कहाँ से आ रहा था, एंटीरियर डिवीजन ऑफ द लोअर ट्रंक, सिर्फ लोअर ट्रंक से आ रहा था। लोअर ट्रंक किससे बना है, C8 T1, तो मीडियल कॉर्ड की रूट वैल्यू होगी C8 एंड T1। पोस्टीरियर कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड अगर आप देखो तीनों से आ रहा था, तो वहाँ पे सारी की सारी रूट्स आ जाएंगी। तो पोस्टीरियर कॉर्ड की रूट वैल्यू होती है C5 C6 C7 C8 एंड T1, पांचों यहाँ पे आ जाएंगी। इतना समझ आ गया। तो पोस्टीरियर कॉर्ड की नॉर्मल रूट वैल्यू क्या होती है, C5 C6 C7 C8 T1, होना चाहिए था सब कुछ, होना क्या चाहिए था, C5 C6 C7 C8 एंड T1, पांचों होनी चाहिए थी। बट यहाँ पे जो है सिर्फ एक नर्व ऐसी है जिसकी पांचों है, सिर्फ रेडियल नर्व है जो फॉलो करती है C5 C6 C7 C8 T1 को, बाकी नर्व्स में ऐसा नहीं होता। जो अपर सबस्कैपुलर नर्व है उसमें सिर्फ C5 C6 आता है। जो एक्सेप्शंस आपको याद करनी पड़ेंगी, अपर सबस्कैपुलर में C5 C6, लोअर सबस्कैपुलर भी C5 C6, एक्सिलरी नर्व भी C5 C6, नर्व टू लैटिसिमस डोर्साई में C6 C7 एंड C8, ये आपको अलग से एक्सेप्शन से याद करनी पड़ेगी। इन चार नर्व्स की रूट वैल्यू अलग है। रेडियल नर्व की रूट वैल्यू C5 to T1 है, ठीक है। इसी तरह लेटरल कॉर्ड की रूट वैल्यू क्या आती है, C5 C6 एंड C7, यहाँ पे सबकी यही है C5 C6 C7। मीडियल कॉर्ड की क्या होती है, C8 एंड T1। सिर्फ एक नर्व ऐसी है जो कि अल्नर नर्व, जिसकी अलग है, जिसमें C7 भी आ जाता है, C7 C8 एंड T1, वो एक एक्सेप्शन है, वो मैंने अलग से यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं, कुछ ब्रांचेज होती है जो डायरेक्ट रूट से निकल जाती हैं। अगर आप इस डायग्राम में भी देखोगे ना, तो कुछ ब्रांचेज ऐसी है जो डायरेक्ट रूट से निकल रही है, मतलब रूट से ही कुछ ऐसी नर्व बन जाती हैं अलग से। तो एक होती है डोर्सल स्कैपुलर नर्व और एक होती है ब्रांच टू द फ्रेनिक, ये दो मेन होते हैं जो कि डायफ्राम को सप्लाई करते हैं, फ्रेनिक नर्व। तो रूट से हमारी दो निकलती है मेन, लॉन्ग थोरेसिक नर्व जिसको सेरेटस एंटीरियर को सप्लाई करती है, वन इज डोर्सल स्कैपुलर नर्व जो रोम्बोइड मेजर एंड रोम्बोइड माइनर को सप्लाई करती है। ये रूट से डायरेक्ट ब्रांचेज है जो पूछा जा सकता है, इसलिए बता रहा हूँ। अब कुछ ब्रांचेज है जो डायरेक्ट ट्रंक से निकल सकती है। तो ट्रंक आगे जाके वैसे तो डिवीजन बना रहा था, लेकिन ट्रंक कभी कभी कुछ पागल हो जाता है, ब्रांचेज दे देता है, दो नर्व दे देता है अलग से, वन इज सुप्रास्कैपुलर, वन इज नर्व टू सबक्लेवियस, ठीक है। तो सब स्कैपुलर तो इधर आ गया था, बट सुप्रास्कैपुलर तो अभी तक नहीं आया था ना। तो सुप्रास्कैपुलर डायरेक्ट ट्रंक से निकलती है, सुप्रास्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस मसल को, एंड वन इज योर नर्व टू सबक्लेवियस जो नाम में ही छुपा है, सबक्लेवियस मसल को सप्लाई करती है, ठीक है। फ्रेनिक नर्व भी डायरेक्ट रूट से ही निकलती है, तो वो रूट की ब्रांच है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ तो वो आप ऐड कर लेना। अब हम चलते हैं क्लिनिकल उसके ऊपर। तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला किसको बोलते हैं, जो हमारा सेरेटस एंटीरियर मसल है उसको बॉक्सर मसल बोलते हैं। वो पुशिंग एंड पुलिंग एक्शन करने में हमारी मदद करती है। अगर सेरेटस एंटीरियर मसल को जो नर्व सप्लाई कर रही है, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग थोरेसिक नर्व, अगर लॉन्ग थोरेसिक नर्व की इंजरी हो जाती है तो हमारी सेरेटस एंटीरियर मसल भी गई। अब लॉन्ग थोरेसिक नर्व हमने कहाँ पढ़ा था, आपको याद आना चाहिए। लॉन्ग थोरेसिक नर्व डायरेक्ट रूट से ब्रांच निकल रही थी। तो अगर लॉन्ग थोरेसिक नर्व की इंजरी हो गई तो हमारी जो सेरेटस एंटीरियर मसल है वो काम नहीं करेगी। वो काम नहीं करेगी तो हम पुश एंड पुल एक्शन नहीं कर पाएंगे। हमारी जो स्कैपुला है वो पीछे प्रोमिनेंट हो जाएगी, जिसको बोलते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। कैसे होता है, सडन प्रेशर ओवर द शोल्डर एंड कैरिंग द हैवी लोड्स, उस वजह से ये देखने को मिल सकता है। कौन सी मसल अफेक्टेड है, सेरेटस एंटीरियर। नर्व कौन सी है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अर्ब्स पाल्सी के बारे में। तो अर्ब्स पाल्सी में आपको ये वाला एक हैंड डिफॉर्मिटी आपको खुद बना के देखनी है, तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या दिक्कत होती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपर आर्म जो है आपका, अपर आर्म को एडक्ट करना है एंड मीडियली रोटेट करना है। फोर आर्म जो है आपका उसको एक्सटेंडेड रखना है एंड उसको प्रोनेशन करना है, एंड ये चीज़ आपको ऐसे कर लेनी है। तो ये इसको पुलिसमैन हैंड डिफॉर्मिटी भी बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है अर्ब्स पाल्सी में, इट इज़ अर्ब्स पाल्सी में क्या होता है, इंजरी टू द अपर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। जो ब्रेकियल प्लेक्सस का अपर ट्रंक है, अपर ट्रंक की क्या रूट वैल्यू थी, C5 C6 मिलके अपर ट्रंक बना रहे थे। तो अपर ट्रंक में बेसिकली इंजरी हो जाती है ब्रेकियल प्लेक्सस के, जिसको अर्ब्स पाल्सी बोलते हैं। और वो इंजरी का पॉइंट एक होता है जिसको बोलते हैं अर्ब्स पॉइंट। तो अर्ब्स पॉइंट क्या होता है, अर्ब्स पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास 6 नर्व्स यहाँ पे मिलती हैं,
ठीक है, एक सेकंड मैं थोड़ा इसको इरेज कर दूं। तो 6 नर्व्स यहाँ पे मिलती हैं। कौन कौन सी नर्व? ये हमारे पास हो गया C5 C6 ने मिलके क्या बनाया था हमारे पास? C5 C6 ने मिलके बनाया अपर ट्रंक। अपर ट्रंक ने आगे जाके 2 डिवीजन दिए, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन। उसके अलावा अपर ट्रंक से 2 नर्व्स निकलती हैं डायरेक्ट, मैंने आपको बताया था ट्रंक की 2 नर्व्स हैं। कौन कौन सी? सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड वन इज योर नर्व टू सबक्लेवियस। तो ये जो 6 नर्व्स यहाँ पे मीट कर रही है, कौन कौन सी? C5 C6 एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन एंड सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड नर्व टू सबक्लेवियस। 6 चीज़ें यहाँ पे मीट कर रही हैं। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे, इस पॉइंट को हम बोलते हैं अर्व्स पॉइंट, और इस पॉइंट पे इंजरी देखने को मिलती है बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, तो किस वजह से होती है? डिलीवरी के टाइम हो सकता है कि बच्चे का जो हेड जब हम रिमूव करते हैं तो कुछ ज़्यादा स्ट्रेच हो गया, शोल्डर से बहुत ज़्यादा अलग हो गया, तो उस वजह से हो सकता है। तो कोज्ड बाय पुलिंग अवे हेड फ्रॉम द शोल्डर ड्यू टू डिफिकल्ट चाइल्ड बर्थ में देखने को मिल सकता है उस पालसी। उसके अलावा ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ द अपर ट्रंक, जो ब्रेकियल प्लेक्सस का अपर ट्रंक है उसकी बेसिकली वो स्ट्रेच हो जाता है, उस वजह से ये इंजरी होती है। क्या क्या डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है? तो मैंने अभी आपको बताया, आर्म में एडक्शन होगा, मीडियल रोटेशन होगा, फोर आर्म में क्या होगा? एक्सटेंशन एंड प्रोनेशन। ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके अलावा डेल्टोइड के ऊपर छोटा सा एरिया होता है जहाँ पे सेंसेशन का आपको लॉस देखने को मिलेगा। कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं? तो उसके लिए सिंपल सी ट्रिक है, सिस B3D। इससे आपको याद रखना है, सिस से बन गया सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सुपाइनेटर मसल, B3 से 3 B आ गए, बाइसेप्स ब्रेकाई, ब्रेकियलिस एंड ब्रेकियोरेडियलिस, एंड D से बन गया डेल्टोइड मसल। तो ये 7 मसल्स जो हैं यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, इसको एक और नाम दिया गया है, वो मैं आपको बताऊँ तो इसको पोर्टर्स या फिर वेटर्स टिप हैंड भी बोलते हैं, या फिर पुलिसमैन्स टिप हैंड डिफॉर्मिटी भी बोलते हैं। मैंने आपको अलग अलग नाम बता दिए थे, तो किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है आपके उठ के। ब्रेकियल प्लेक्सस से क्वेश्चन क्लिनिकल आएगा तो इसी बेसिस पे आएगा। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है क्लम्प के पैरालिसिस। ये भी ब्रेकियल प्लेक्सस से रिलेटेड है, पर यहाँ पे इंजरी होती है C8 एंड T1 के ऊपर। तो किसको इंजरी हो रही है? C8 एंड T1, मतलब बेसिकली लोअर ट्रंक की इंजरी है। साइट ऑफ इंजरी क्या हो गया? लोअर ट्रंक। ब्रांचेस क्या थी? C8 एंड T1। किस वजह से हो रही है? पुलिंग ऑफ द आर्म अवे फ्रॉम द टंग। हमारे आर्म को एकदम से, मान लो आप ऊपर से नीचे गिर रहे हो, एकदम से आपने कुछ पकड़ लिया, तो ये जो आर्म है ये एकदम से बहुत ज़्यादा खींच जाएगा। तो आर्म का पुल करना, ट्रंक से एकदम बहुत दूर ले जाना, उस वजह से ये इंजरी देखने को मिलती है। या फिर अगर आप गिर रहे हो और ऐसे हाथ है और एकदम ऐसे ही गिर गए, तो एकदम से ट्रंक से बहुत दूर हो गए ना आर्म, तो उसमें भी इंजरी देखने को मिल सकती है। उसके अलावा होता क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है पैरालिसिस ऑफ द इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड। जो इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड उनकी पैरालिसिस हो जाती है, जिस वजह से क्लो हैंड हो जाता है, इस तरह का हैंड हो जाता है। सिंघम बनाना है क्लम्प के पैरालिसिस में, क्लो हैंड आपको देखने को मिलता है। T1 नर्व्स की इंजरी हो रही है, इस वजह से हॉर्नर सिंड्रोम भी देखने को मिल सकता है। तो T1 सिंपैथेटिक नर्व की इंजरी वजह से हॉर्नर सिंड्रोम होता है। हॉर्नर सिंड्रोम में क्या क्या आता है? टोसिस, आईलिड नीचे गिर जाएगी, मियोसिस जो हमारा प्यूपिल है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा, एनहाइड्रोसिस पसीना कम आएगा, एंड योर एनोप्थेल्मोस आंखें अंदर की तरफ चली जाएंगी। ये 4 चीज़ें हॉर्नर सिंड्रोम में देखने को मिलती है ड्यू टू T1 सिंपैथेटिक इंजरी एंड T1 फाइबर्स की इंजरी की वजह से जो मीडियल बॉर्डर होता है हमारा फोर आर्म का और हैंड का, जो मीडियल बॉर्डर है, ये वाला जो बॉर्डर है, इसमें भी आपको सेंसेशन का लॉस देखने को मिलेगा। तो मेन डिफॉर्मिटी जो है वो क्लो हैंड ही है, और ये मैंने आपको बता दिया। तो ये हमारे पास हो गया क्लम्प के पैरालिसिस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डेल्टोइड मसल से, और जल्दी जल्दी जॉइंट्स वगैरह खत्म करेंगे, और थर्ड वीडियो में हम नर्व्स खत्म करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड शेयर कर देना अपने जितने भी मेडिको फ्रेंड्स हैं जो एग्जाम देने वाले अभी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।